हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ फिजिक्स वेदा। आज जो हमारा लेक्चर है वो लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है और रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं और किस एनिमल में या किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम देखने वाले हैं वो है कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग होता है, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होना है, नाइट्रोजन का तो होगा नहीं। आपने रेस्पिरेशन जो चैप्टर है रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस है, ये आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा बेटा। अगर आप 10th क्लास में पहुंच गए हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रेस्पिरेशन नहीं पता है। मतलब प्रोसेस नहीं पता हो सकता है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन में। बेटा रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन आपको चाहिए, इसीलिए आप उसको इनहेल करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो भी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर होती हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है। किसका बाय प्रोडक्ट होता है मैं भी बताऊंगी, लेकिन बाय प्रोडक्ट होता है इसका मतलब यह है कि उसको आपकी बॉडी से रिलीज आउट होना है ना। उसका आपकी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड के आपकी बॉडी से बाहर जाना, ये जो फिजिकल प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में एक तो होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन का डेफिनेशन टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी। जब आप सांस ले रहे हो, इस तरीके से सांस ले रहे हो, अंदर आपने सांस ली और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई, तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, इसको आपने कहा इनहेलेशन। ठीक है, और जब आपने रिलीज करा किस एयर को बाहर आउटसाइड द बॉडी, तो इस प्रोसेस को आपने कहा एक्सहेलेशन। क्या कहा आपने, एक्सहेलेशन कहा। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है ना। कॉमन मतलब कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, दोनों सेम मानते हैं लोग, मतलब, है ना, लेकिन दोनों अलग होते हैं। ब्रीदिंग इज जस्ट दैट फिजिकल प्रोसेस जिससे आप एयर को अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हो, वो जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग है। लेकिन बेटा रेस्पिरेशन है प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, to release energy in the form of ATP which is used for the various life processes। देखो होता क्या है बेटा कि ना, जो आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, आपने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी, इस प्रोसेस को तो आपने ब्रीदिंग बोल दिया। बट अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भी आपसे लिख सकते हो। फूड में हम ज्यादातर जो खाते हैं, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हमको करना होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी में जाता है। देखिए होता क्या है, सारी चीजें ना आपकी बॉडी में इंटरकनेक्टेड है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर आप अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने में कार्बोहाइड्रेट है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली उस ग्लूकोज से एनर्जी आपको मिलनी है। तो आपने खाना खाया और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज हुआ, तो वो तो प्रोसेस डाइजेशन का था, तो डाइजेशन का प्रोसेस तो खत्म हो गया। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी बेटा रेस्पिरेशन की बारी। अब किसकी बारी आनी है, अब रेस्पिरेशन की बारी आनी है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज चला गया, बॉडी में तो गया, फिर आपकी सेल्स में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाय होते हैं, विलाय से आपकी ब्लड में सारा ग्लूकोज गया, और ब्लड से बेटा आपकी हर सेल में, बॉडी की हर सेल में, आपके टो से लेके आपके हेयर तक हर सेल में क्या जाना है, वो ग्लूकोज जाना है। ठीक है, हर सेल में ग्लूकोज जाना है। अब ग्लूकोज तो चला गया बेटा, अब ग्लूकोज से एनर्जी भी तो रिलीज करवानी है। एनर्जी कैसे रिलीज कराएंगे मैम, हम उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हमको क्या मिली, ग्लूकोज का जब हमने ब्रेक डाउन किया तो उससे हमको एनर्जी मिली। वो एनर्जी बेटा आपको मिलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होता है, तो फिर वो क्या करता है, आपको क्या करना है, मतलब एटीपी को क्यों स्टोर करना है अपनी बॉडी में, कि जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज कर पाए। ठीक है,
तो खाने को खाते हैं, डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल में जाता है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ही आपका रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू देयर सेल्स, है ना, इन देयर सेल्स, सॉरी ग्लूकोज कहाँ टूटता है बेटा, सेल्स में टूटता है, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज यूज फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने में जो भी प्रोसेसेस काम कर रहे हैं बेटा, वो सारे लाइफ प्रोसेसेस हो हैं, ठीक है। आइदर इट इज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और क्या, सर्कुलेशन, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं कि हाँ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ना इसका वो आ जाएगा लिखने के लिए, क्या इसका आपके पास डिफरेंस लिखने को आ जाएगा, है ना, कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो बेटा डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, what breathing is a physical process and respiration is a biochemical process। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है मैम, जिसमें आपके बायो मतलब लाइफ, आपके लाइफ से रिलेटेड ये एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक सिंगल वर्ड में बायोकेमिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, मैकेनिकल प्रोसेस है ना, आप एयर को एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जस्ट एक प्रोसेस हो रहा है, कुछ केमिकल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो केमिकल प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है बेटा, है ना। आपने एयर को अंदर लिया, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, आपकी नोज इन्वॉल्व है, लेकिन कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। ऑफ कोर्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन बेटा, है ना। उसके बाद कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन, हाँ 2-4 ऑर्गन यूज हो रहे हैं, आपकी नोज, नोस्ट्रिल्स, है ना, कुछ ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, आपके लंग्स, है ना, विंड पाइप, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बॉडी का ऑल सेल्स, हर एक सेल इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में। जिस सेल में बेटा रेस्पिरेशन नहीं मिले होगा उसको एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। नेक्स्ट आता है नो एनर्जी इज रिलीज्ड रादर एनर्जी इज यूज्ड, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बल्कि एनर्जी तो यूज होती है, एनर्जी यूज होती है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और जो कि स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के अंदर नहीं होता है, बॉडी में होता है। ये क्या है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। इंट्रा सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल्स के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर, इसमें क्या होता है, आप फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं और बेकार एयर को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बेटा क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप फूड का ऑक्सीडेशन करते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आप एयर की प्रेजेंस में, है ना, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट इज रिडक्शन, है ना। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी आप याद करते थे, आप बोलते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, दैट थिंग इज डिफरेंट थिंग, है ना। वो आपको यहाँ पे नहीं यूज करनी है, आपको यूज करना है कि एडिशन, अगर कोई चीज ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के बिना हो रही है तो दैट इज एनारोबिक, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इसमें कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बेटा जिसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज released, ठीक है। for this oxygen is required from outside of body to break down the food। इसके लिए बेटा आपको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हाँ बेटा, ऑक्सीजन कहाँ से आती है आपकी बॉडी के अंदर, बाहर से आती है, बाहर से ऑक्सीजन आती है, आपकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, और बेटा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर घुस जाती है तो फिर क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। और बेटा ये आपकी एक अल्टीमेट इक्वेशन है,
क्या होता है कि ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो है वो पायरुएट में चेंज हो जाता है ना, पायरिक एसिड भी बोलते हैं। और फिर एनर्जी के साथ थोड़ा एनर्जी लगाकर ये क्या करता है, CO2 H2O और ATP में चेंज हो जाता है। मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है C6CO2 6H2 और 38 ATP में, ठीक है। और ये ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज होता है, ठीक है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज होता है, फिर पायरुवेट से ये सारी चीजें बन जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का चेंज होना और ये सारी चीज हो जाना, ये जो प्रोसेस है ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चाहे ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट, फिर ये जो पायरुवेट है इसका क्या हो रहा है, 6CO2 6H2 और 38 बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब कितने तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं? देर आर 2 टाइप ऑफ बेसिक रेस्पिरेशन। एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? वो बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। मतलब कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर होता है, तो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बेटा रेस्पिरेशन करनी है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए मैम हमको? हमको ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हमको अपने फूड का ब्रेक डाउन करना है, हमको एनर्जी रिलीज करानी है ताकि वो एनर्जी हमारी बॉडी में यूज़ हो सके, ताकि हम काम कर सके बेटा, है ना। तो काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन और फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फूड का ही तो ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अगर एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो दैट इज एनारोबिक, ठीक है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है बेटा उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर में, और ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर, जो आप बॉडी के अंदर जो आप बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो वो बॉडी के अंदर पहले बनता है, फिर वो क्या करते हो आप इसे बाहर छोड़ देते हो, है ना, एक्सहेलेशन के दौरान। यहाँ पर ग्लूकोज इज पार्टली ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता, और इसमें क्या होता है, इसमें भी एनर्जी बनती है लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये ज़्यादातर यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह में होता है, कभी कभी हमारे अंदर भी हो जाता है जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। मोर एनर्जी इज रिलीज, इसमें बेटा थोड़ा कम, मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अकर इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यीस्ट में होते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं? अकर इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड मसल सेल्स ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारी तो मसल सेल में होता है, और यीस्ट इज अ फंजाई। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है, उसमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के आगे कितने टाइप होते हैं? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो एक ही है जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ही है सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ना 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा बेटा इसमें होता है दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन में होता यह है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शुगर है, शुगर क्या है? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, CO2 में, एंड क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, वहां पर तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, है ना, और क्या बन रहा था? यही इसमें इथेनॉल नहीं बन रहा था, CO2 बन रहा था, वाटर बन रहा था, और एनर्जी रिलीज हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक में क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी। एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, यहाँ पे शुगर इथेनॉल बना रहा है। क्या बना दे रहा है? इथेनॉल बना दे रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर मेनली इन यीस्ट। कहाँ होता है? यीस्ट में, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर और
बियर वगैरह, ठीक है, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है प्लस एनर्जी में, और फिर इस पायरुविक एसिड से क्या बनता है आपका एथेनॉल, CO2 और 2 ATP बनते हैं, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इन सम बैक्टीरिया में होता है और हमारी मसल्स में भी होता है। देखो इसमें होता क्या है कि ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन हमारी बॉडी में कब होता है, हमारी मसल्स में कब होता है? ये होता है हमारी मसल्स में जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग काम करते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इंस्टेंटली जब आपकी मसल्स को, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है आपकी मसल्स को, तो क्या होता है आपकी जो मसल्स है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए भाई, काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। एरोबिक से एनर्जी मिलनी थी लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एनारोबिक कराना पड़ेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका शुगर है ना, जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के CO2 वाटर और क्या एनर्जी बनानी थी, अब बेटा क्या होता है ये शुगर ना इथेनॉल, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड बना दे रहा है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड ना जमा हो जाता है मसल्स में, और जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है ना तो आपके मसल्स बहुत पेन करने लगते हैं, बहुत क्रैम्पी फील होता है, आपको बहुत क्रैम्प्स करने लगते हैं, आपके मसल्स जो होते हैं, दर्द होने लगता है मसल्स में, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हम इसको, हमारी बॉडी इसको अवॉइड करती है जब भी मतलब हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा फटीग हो जाता है हमारी बॉडी पे, क्यों, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो कि हमारे दर्द का कारण होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलो अब हम अगर स्टार्ट करें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यहाँ पर आपका जो मैंने बता दिया आपको कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है, किस में कौन सा तरीके का रेस्पिरेशन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। NCERT का डायग्राम है ये बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नेसल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया, आपका जो विंड पाइप को ट्रेकिया बोला जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज, मतलब कि ये जो विंड पाइप होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं, आपने कभी देखा होता है, प्लेन नहीं होता, रिंग्स होती हैं, और ये रिंग्स कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। किसकी रिंग्स होती है, कार्टिलेज की। क्यों होती हैं भाई ये रिंग्स इसीलिए होती है कि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, है ना, कोलैप्स ना, इसमें मतलब कि कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए इसमें रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। देन आपके लंग्स आते हैं, लंग्स में बेटा बहुत सारे ऐसे एल्विलाई होते हैं, है ना, एल्विलाई होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एल्विलाई इनको कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल, एल्वियोलर, ये एल्वियोलाई होते हैं। यहाँ पे डायफ्राम आपका होता है इस तरीके का, डोम शेप का डायफ्राम होता है, ठीक है, ऐसे इस शेप का डायफ्राम होता है ना, दिख रहा होगा आपको ऐसे, ठीक है, डोम शेप का, ठीक है। रिब्स, पसलियाँ जिनको कहते हैं, हड्डी पसली तोड़ने वाली जो पसलियाँ होती हैं उनको रिब्स बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, सबसे पहले जो आपका रेस्पिरेशन शुरू होता है ना, जो आपको दिखता है रेस्पिरेशन शुरू हो रहा है, वो आपका होता है नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल मतलब नाक के 2 छेद, जो आपके नाक में, आपकी नोज में 2 होल हैं, उनको आप क्या बोलते हो, नोस्ट्रिल बोलते हो, ठीक है। सबको अपने अपने नोस्ट्रिल्स दिखते हैं ना, वही नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। चलो, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, अब आपने एयर को अपनी बॉडी में लिया, ठीक है। एयर कहाँ, बॉडी के अंदर लेते, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी फिल्टर्ड बाय अ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। नोस्ट्रिल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक क्या, हेयर ही होते हैं, हेयर होते हैं। ये हेयर क्या काम करते हैं, ये हेयर बेटा जो भी आपने एयर ली है ना, जो आपने एयर ली, वो एयर में कभी कभी क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी एंटर कर जाते हैं। वो डस्ट पार्टिकल हमको नहीं चाहिए वो डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो वो हेयर क्या करते हैं, उनको नाक में ही रोक देते हैं, वहाँ पे म्यूकस भी होता है, उस म्यूकस की हेल्प से और हेयर की हेल्प से वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। नेसल पैसेज, इट इज अ
चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, है ना। सबसे पहले नोस्ट्रिल, नाक के दो छेद है, इनको सिर्फ आप नोस्ट्रिल बोल रहे हो, फिर एक नेसल पैसेज आता है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से क्या होता है, इट इज अ चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, है ना, इसके ही थ्रू आपका एयर फ्लो होता है, वार्म मॉइस्चर एंड फर्दर फिल्टर द एयर। और ये नोस्ट्रिल नेसल पैसेज में क्या होता है, आपने जो एयर ली है इसका फिल्ट्रेशन होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हेयर होते हैं, ठीक है, और आपकी एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाया जाता है, जो भी आपने एयर ली उसको बॉडी के टेम्परेचर तक तो लाना है ना, उसको हीट, उसको सॉरी वार्म करना है उसको, है ना, तो वार्म करते हैं उसको, थोड़ा मॉइस्चर करते हैं और फर्दर फिल्टर करते हैं। उसके बाद बेटा नोस्ट्रिल के बाद आपका जो सेकंड जो आ जाता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। बेटा ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। होता क्या है कि जब आप खाना और सांस लेते हो, खाना खाते हो सांस लेते हो, तो दोनों की दोनों एंटर करती हैं फेरिंग्स में। दोनों की दोनों कहाँ एंटर करती हैं, फेरिंग्स में एंटर करती हैं, ठीक है। और फेरिंग्स में जब वो एंटर करती हैं, फेरिंग्स में ये है, फेरिंग्स एंटर करी तो फिर वो बाद में बट जाती है, ठीक है। जो आपकी एयर है ना वो लेरिंग्स में आ जाती है, और जो आपका खाना है वो आपके फूड पाइप में चला जाता है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसका मतलब फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, है ना, और फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। तो मैम लैरिंग्स में खाना क्यों नहीं चला जाता, एयर ही एयर क्यों जाती है, क्योंकि बेटा खाना खाने के टाइम पे ना वो बंद हो जाता है। जब आप निगलते हो, आप निगल ही नहीं सकते बिना एपिग्लॉटिस के बंद हुए हुए। अगर आपने उसको निगल लिया और एपिग्लॉटिस खुला है तो लैरिंग्स के अंदर खाना चला जाएगा और आप सेकंड में उड़ जाओगे, है ना, सेकंड में बेटा मौत हो जाती है इंसान की। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, खाने को निगलते हैं, उस समय खाने हमारे फेरिंग्स में जाता है और एयर को भी साथ साथ ले रहे हैं तो फेरिंग्स में जा रहा है। फिर जब हम खाने को निगल रहे होते हैं ना, उस पॉइंट सेकंड के लिए क्या होता है, 0.0000 सेकंड के लिए क्या होता है, वो फ्लैप से बंद हो जाता है लैरिंग्स, और वहाँ पर खाना एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। पैसेज फॉर वाटर विच इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, है ना, और जो इंश्योर करता है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में पता चल गया, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। ये लैरिंग्स क्या है, लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। लैरिंग्स कहाँ लोकेटेड होता है, ट्रैकिया के अपर पार्ट में ये लोकेटेड होता है। लैरिंग्स लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। अगर बेटा ये आपका ट्रैकिया है तो यहाँ पर इस तरीके का लैरिंग्स होता है, ठीक है। और कंटेन वोकल कॉर्ड, इसमें वोकल कॉर्ड होता है। प्रोड्यूस साउंड ऑल्सो अलाउ एयर टू पास इनटू द ट्रैकिया। हाँ, क्या करता है ये, साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और एयर को भी ट्रैकिया तक पास करने में हेल्प करता है। कौन, लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट कनेक्ट लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई। लैरिंग्स को ब्रोंकाई तक कनेक्ट करता है ये कौन, ट्रैकिया, ठीक है। इसमें लाइंड बाय अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजस रिंग होती है टू कीप एयर वे ओपन, कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स, एयर वे ओपन रहे और लंग्स तक जाती रहे, है ना। लाइंड विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू कीप द एयर वे ओपन, कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं। ब्रोंकाई ट्रैकिया बेटा स्प्लिट करता है, मुझे आपको बताना पड़ेगा ये बना के, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर क्या होता है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया किस में टूटता है, ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है, ठीक है। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको आप ब्रोंकाई बोल रहे हो। तो ट्रैकिया स्प्लिट इनटू अ 2 ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट, 1 फॉर ईच लंग कैरी एयर इनटू द लंग्स, है ना। ये बेटा अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड के साइड कौन सा हो जाएगा, राइट ब्रोंकाई हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट ब्रोंकाई हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू द नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स एज दे एंटर डीपर इनटू द लंग्स। फिर क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है ना,
है ना। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो कि डीप जाते हैं लंग्स में, ठीक है। ये बेटा ये है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये है ब्रोंक्यूल्स, ये दो ब्रोंकाई है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल एयर पैसेज दैट लीड डायरेक्टली टू द एल्वियोलाई। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इनसे एल्वियोलाई कनेक्टेड होती हैं, ऐसे इस तरीके से एल्वियोलाई कनेक्टेड होती है। अगर इस डायग्राम में मैं बताऊं तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इनटू द एल्वियोलाई, दे डू नॉट हैव कार्टिलेजिनस रिंग एंड कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू द रेगुलेट एयर फ्लो। बेटा इनमें कार्टिलेज की कोई रिंग नहीं होती, ये एक्सपेंड कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आता है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होती है, ये सिंगुलर, इसको अगर सिंगल है तो एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलाई टाइनी बलून लाइक सैक होते हैं दैट लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल। बेटा ट्रेकिया, ट्रेंका से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, ठीक है। फिर थिन वॉल्ड एंड द मॉइस्ट फॉर इजी गैस डिफ्यूजन। कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होती है क्योंकि डिफ्यूजन होना है ना, एयर को एंटर करवाना है अंदर। सराउंड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दे आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। Each lung contain million of alveoli providing a large surface for the efficient diffusion। बहुत सारी alveoli होती है। मैंने आपको बताया जहाँ पर भी सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आ जाती है वहाँ पर इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज टाइनी ब्लड वेसल्स सराउंड बाय ईच एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सराउंड होते हैं टाइनी ब्लड वेसल्स से। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर से ब्लड के थ्रू तो आएगा, है ना, और जो एल्वियोलाई तक एयर आई है जिसमें ऑक्सीजन है वो फिर ब्लड के ही थ्रू तो जाएगा, ब्लड के ही थ्रू तो ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसीलिए ब्लड कैपिलरीज की जरूरत है। अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ब्लड और एल्वियोलर। ब्लड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है, एयर क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके आती है, और ये डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड कलेक्टिंग CO2 फ्रॉम देम। किस में इन्वॉल्व होता है ये, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू तक क्या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और क्या CO2 को वहां से कलेक्ट करने का काम करता है और उसको बाहर फेंकने का काम करता है, ठीक है। एल्वियोलस गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई आर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से आई कहाँ डिफ्यूज होगा, ब्लड कैपिलरी में, है ना। ये है एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई, ये है ब्लड कैपिलरीज, है ना। यहाँ डिफ्यूज होता है बेटा और यहाँ से जो जाना है वो इधर चला जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलर स्पेस टू एक्सहेल्ड। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ अंदर एंटर हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अंदर यहाँ पर एंटर हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर। दिस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन ड्यू टू द डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किसके थ्रू होता है, ये बेटा इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डिफरेंस से होता है, याद करो बस, है ना। चलो हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द रेड। ये प्रोटीन नहीं, एक पिगमेंट होता है, हाँ इसको काइंड ऑफ प्रोटीन है। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड जो है रेड कलर का होता है, इसमें आयरन भी होता है। रेड ब्लड सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड प्ले की रोल इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द बॉडी टिश्यू। हाँ हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो होते हैं। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, अगर आपको एफिनिटी बताया जाए तो सबका CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उस कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे ज्यादा इसके पास जो एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, फिर O2 के लिए होती है, फिर CO2 के लिए होती है, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये थोड़ा सा अरे 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 चलो छोड़ो।
ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब मैंने आपको ब्रीदिंग बताया था, मैंने बोला था कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पर होता क्या है, इनहेलेशन में होता है कि रिप्स मूव अप, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। जैसे ही आपने ना इनहेल किया, इनहेलेशन किया, तो जैसे आप ना सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट बाहर को आती है, बाहर को आती है ना, तो क्या होता है इसमें रिब्स जो है ऊपर को मूव करती हैं, तभी तो चेस्ट बाहर को आती है। और डायफ्राम इसमें क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। मैंने बोला कि डायफ्राम डोम शेप होता है, अगर आप एक्सहेल करते हो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर ये बॉडी है, आपका डायफ्राम इस शेप का है ना, तो आप जब इनहेल करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी, मतलब एयर आएगी आपकी बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर अगर एयर आई तो बेटा ज्यादा जगह चाहिए ना एयर को रखने के लिए, तो क्या होता है कि उस समय पे ये डायफ्राम ना थोड़ा फ्लैट हो जाता है, जो इससे क्या होता है यहाँ पर ज्यादा जगह बच जाती है, ज्यादा जगह आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने से ये सीधा हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट होने को, इसका कॉन्ट्रैक्ट होना कहते हैं। चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है और एयर इनके अंदर, लंग्स के अंदर चल जाती है। एक्सहेलेशन में रिफ्स बेटा बिल्कुल अपोजिट, लिफ्ट डाउनवर्ड हो जाते हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, दोबारा से डोम शेप का हो जाता है, और चेस्ट कैविटी बेटा डिक्रीज कर जाती है। जैसा सांस ली तो चेस्ट बाहर आ गई, सांस अंदर करी तो चेस्ट कैविटी आपके अंदर चल जाती है, ठीक है, एयर इज पॉज्ड आउट, ठीक है। अब आता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। ह्यूमन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस इतना ही है, आपको इतना याद करना है और आपको ध्यान रखना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मतलब मिलने के 80% 90% चांसेस हैं कि आपको मिलेगा, इसीलिए ध्यान रखना। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर रेस्पिरेशन देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एक तो बेटा इसमें होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा आपके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। दूसरा इसमें होता है लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेम में, ये स्टेम है, इसमें आप देख रहे होंगे ना छोटे छोटे से लेंटिसिल्स होते हैं। इन लेंटिसिल्स से क्या होता है, इन लेंटिसिल्स की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज अगर थ्रू स्टोमेटा। एक तो स्टोमेटा जो कि लीव्स में है, लेंटिसिल्स जो कि स्टेम में है, और कहाँ से, जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, रूट के जनरल सरफेस से भी क्या हो जाता है, कभी कभी रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन स्टोमेटा से भी होता है, लेंटिसिल से भी होता है, और रूट से भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा से होता है, लेंटिसिल से भी होता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा और लेंटिसिल से होता है, रूट से भी होता है। तो ध्यान रखना है आपको ये रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रात में क्या होता है, एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप। रात को जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, आपको पता है कि रात को फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, सॉरी सनलाइट तो है नहीं, तो कैसे होगा वो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। तो CO2 एलिमिनेशन इज मेन एक्टिविटी। रात में जो है फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और CO2 एलिमिनेट होता है, इस समय CO2 बाहर निकलता है रात के समय, ठीक है। ड्यूरिंग डे CO2 फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, सो नो CO2 इज रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन इज प्राइमरी गैस रिलीज। देखो रात में क्या होता है, प्लांट ना CO2 को बाहर निकालते हैं और दिन में प्लांट CO2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। इनमें उल्टा चलता है, रात को कुछ और होता है, दिन में कुछ और होता है, ठीक है। रात में क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं और दिन में ये CO2 को लेते हैं अंदर, क्योंकि इनको भाई फोटोसिंथेसिस करवाना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्राइमरी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस होता है। और बेटा रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है ना, देखो अब डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, ओके फोटोसिंथेसिस ये नाइट है, ठीक है। तो क्या होता है, डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, डे टाइम में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यूज इन फोटोसिंथेसिस, नेट रिजल्ट O2 इज गिवन आउट, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेस्पिरेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इसमें नेट रिजल्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस बेटा डे टाइम में होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है।
यहाँ पर ये आएगा कि फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है डे टाइम पे, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं, ठीक है। ध्यान रखो फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है डे टाइम पे, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रात के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाउ डू फिशेज ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब ये फिश कैसे ब्रीथ करते हैं भाई, फिश में रेस्पिरेटरी कौन से ऑर्गन होते हैं ब्रीथ करने के लिए, अगर आपको पता हो तो फिश में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ब्रीदिंग के लिए, तो फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ब्रीदिंग के लिए वो होते हैं, फिशेज यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिशेज क्या यूज करती हैं, फिशेज यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब वाटर के अंदर क्या है, अंदर ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, तो उसको कौन फिश क्या यूज करेगी, उस ऑक्सीजन को यूज करेगी, है ना। तो फिशेज यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और क्या यूज करती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने गिल्स को यूज करती है, जैसे हम नोज को यूज करते हैं ना, ऐसे इनके पास गिल्स होती है। तो फिश क्या करती हैं, फिश यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। व्हाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव फास्टेस्ट ब्रीदिंग रेट देन द टेरेस्ट्रियल, बिकॉज वाटर हैज लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन देन एयर, क्योंकि इनमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है देन एयर, इसीलिए ये क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फास्टर ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, आपको ये याद होना चाहिए। चलो तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसको याद करना है, आपको लेक्चर को समझना है, फिर अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए, है ना। हर एक पॉइंट को अगर आप एनसीईआरटी से समझेंगे तो आपको पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।